अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बुक फिज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेक्चर नंबर 2 सेकंड हाफ। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है वो है सेकंड हाफ। लेक्चर नंबर 1 में हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तक स्टडी किया था। नेक्स्ट आज हमने ट्रांसवर्स वेव्स स्टडी करेंगे कि आया ट्रांसफर वेव्स कैसी हैं। वेव्स हैं ट्रांसफर वेव्स अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ट्रांसफर waves are produced with the help of a slinky stretch out of a slinky along a slinky smooth। कि अगर हमने इसको प्रोड्यूस करना है तो हम एक स्ट्रिंग लेंगे। स्ट्रिंग विल बी लाइक दिस। Like this waves are produced। Like this waves are produced। Sport movement wave movement and movement from hand side। कि अगर हमने ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस करनी है तो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे? हेल्प ऑफ a slinky stretch out a slinky along a smooth floor with one hand is fixed and other hand is grasped। कि अगर हम देखें तो इसका एक पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है तो जो दूसरा पॉइंट है वो हैंड में है ताकि उस पर जो फोर्स है वो अप्लाई की जा सके। जो ही उस पर फोर्स अप्लाई की जा सकेगी तो फिर क्या होगा, उसमें वेव्स प्रोड्यूस होंगी। जब ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो इन वेव्स से प्रोड्यूस करने की जो वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स कि यहाँ क्या फॉर्म होगा? अल्टरनेटिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। क्रेस्ट एंड ट्रफ हम पहले बात कर चुके हैं कि क्रेस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। अगर हम वेव की बात करें तो वेव का अपर वाला पोर्शन जो होता है वो क्रेस्ट कहलाया जाता है और जो लोअर पोर्शन होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं। इसलिए ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये अल्टरनेटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ प्रोड्यूस करेगा। कि जैसे अभी हमने डायग्राम के एलैबोरेशन में ये स्टडी किया कि यहाँ क्या है, क्रेस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है और साथ साथ ट्रफ भी प्रोड्यूस हो रहा है। जब क्रस्ट भी प्रोड्यूस हो रहा है ट्रफ भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन क्रस्ट जो है वो हायर पॉइंट्स होंगे, वो हायर पॉइंट्स है, जबकि जो ट्रफ है वो लोअर पॉइंट्स में मौजूद है। इसी के दोनों के डिफरेंस के बिटवीन हम उसको क्या कहेंगे कि वेवलेंथ। कि अगर हमने यहाँ ट्रांसफर वेव्स की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए द डिस्टेंस between two consecutive crusts and troughs is called wavelength। कि आया वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ ये दोनों में डिफरेंस है कि क्रस्ट और ट्रफ में जो डिफरेंस आएगा दोनों कंसेक्यूटिव वेव्स का हम उसको वेवलेंथ कहेंगे। इसी तरह जो क्रस्ट और ट्रफ मूव करेंगे परपेंडिकुलर टू एक दूसरे की पोजीशन तो ट्रांसफर वेव्स पैदा होंगी। ट्रांसफर वेव्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं। ट्रांसफर वेव्स इन केस ऑफ transfer wave
the vibratory motion of particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves. कि transfer waves are such waves in which the vibratory motion of the particles of the medium is perpendicular to the propagation of the waves. कि यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ क्रस्ट और ट्रफ दोनों फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो है वो डिस्टेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है। क्रस्ट और ट्रफ हाई पोजीशंस पे भी फॉर्म हो रहे हैं। जो ही वो हाई पोजीशंस पे फॉर्म होंगे तो उनकी हाई पोजीशंस पे फॉर्मिंग के साथ जो हम स्टडी करेंगे वो ये है कि क्रस्ट और ट्रफ जो है ये अपने अपने पॉइंट्स पे मौजूद हैं। और जब ये अपने अपने पॉइंट्स पे मौजूद होंगे तो इनको हम क्या कहेंगे कि यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। और जब ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो फिर क्या होगा कि जो वाइब्रेटरी मोशन होगा ऑफ द पार्टिकल्स का वो द मीडियम परपेंडिकुलर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। कि जहाँ वेव्स पैदा हो रही हैं वो उसकी क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। जैसे अभी हमने स्टार्ट किया है कि जो स्लिंकी सरफेस हमने एक फिक्स बोर्ड के साथ रखा था, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जिसकी हमने एलैबोरेशन देखी है, उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा था कि जो ही हमने उस स्ट्रेच स्ट्रिंग को थोड़ी सी वेव की फॉर्म में थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की तो फिर क्या हुआ, यहाँ अल्टरनेटिव क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म हुए। जो ही अल्टरनेटिव क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म हुए तो उनके फॉर्मिंग होने के साथ साथ हमने इनकी वेवलेंथ मेजर की, और वेवलेंथ मेजर करने के बाद क्या फॉर्म हुआ, ट्रांसफर वेव्स फॉर्म हुई। जब ये ट्रांसफर वेव्स फॉर्म हुई तो इन वेव्स से क्या होगा कि फर्दर अगर हम इनके एग्जांपल्स चेकआउट करें, examples, waves on the surface, waves on the surface of water and light are the examples of transverse waves। कि वेव्स ऑफ लाइट एंड वाटर, कि लाइट वेव्स जो हम स्टडी करते हैं वो भी एज क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म करते हैं। जब कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रस्ट फॉर्म होंगे तो क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म होने से क्या फॉर्म होगा कि हम कहेंगे यहाँ ट्रांसफर वेव्स फॉर्म हुई हैं। और ये थी स्टडी ऑफ ट्रांसफर वेव्स कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव्स कैसे पैदा होती हैं। दोनों क्या है, एक क्लासिफाइड किसके हैं, क्लासिफिकेशन है ये मैकेनिकल वेव्स की। नेक्स्ट जो हम मैकेनिकल वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स की स्टडी के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेव्स एज अ एनर्जी कैरियर। क्या हम स्टडी करते हैं वेव्स जो हैं वो एनर्जी कैरियर कैसे हैं। वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी, कि वेव्स एनर्जी कैसे कैरी करते हैं। एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर थ्रू वेव्स। कि एनर्जी जब भी ट्रांसफ़र होगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ तो वो वेव्स की शक्ल में फॉर्म होगी। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है कि जब हम शेक करते हैं एक स्ट्रिंग को तो हम उस पर प्रोवाइड करते हैं मस्कुलर एनर्जी। एग्जांपल क्या है उसकी, एज वी शेक द स्ट्रिंग वी अप्लाई पोटेंशियल एनर्जी यानी मस्कुलर एनर्जी। एज अ रिजल्ट a set of waves
कैन बी सीन ट्रैवलिंग, कि हमें वेव्स जो है वो सेट ऑफ वेव्स ट्रैवल करती हुई नज़र आएंगी। जब हम सेट ऑफ वेव्स ट्रैवल करती हुई नज़र आएंगी तो हम इसे ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जब हमने उसको मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड की तो मस्कुलर एनर्जी की प्रोवाइडेशन के बाद क्या हुआ, उसमें वेव्स पैदा हुई, और जो ही वो वेव्स पैदा हुई तो वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम हैंड वो डिस्टर्ब करती है पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग, सेट देम इन द मोशन। दी वाइब्रेटिंग फोर्स, कि अगर इसका फिनोमेना क्या है कि जो वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम दी हैंड डिस्टर्ब्स द पार्टिकल्स of the string which set them in motion। कि जो ही हमने वाइब्रेटिंग फोर्स जो है उसको हैंड के साथ डिस्टर्ब किया तो वाइब्रेटिंग फोर्स को हैंड के साथ डिस्टर्ब करने के बाद जो पार्टिकल्स हैं स्ट्रिंग के उनको सेट देम एज इन मोशन में थे वो डिस्टर्ब हुए। जब वो पोटेंशियल एनर्जी हमने अप्लाई की थी जो स्ट्रिंग पे, जब वो पोटेंशियल एनर्जी फर्दर पार्टिकल्स को मिलेगी तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो वो मूवमेंट शो करेंगे। क्या हुआ, ये एनर्जी ट्रांसफ़र है कि पोटेंशियल एनर्जी हमने दी, आगे वो काइनेटिक एनर्जी मूव आउट हुई। जो ही वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गई तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वहाँ उसने कोलिजन्स पैदा की कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कोलिजन्स पैदा हुई, जो पार्टिकल्स वहाँ मौजूद थे उनमें कोलिजन्स पैदा हुई। इसी तरह जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं उनकी एनर्जी टू द एडजेसेंट पार्टिकल्स इन द स्ट्रिंग, कि जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी हमने अप्लाई की, पोटेंशियल एनर्जी के अप्लाई करने के बाद जो पार्टिकल्स थे बिल्कुल इन द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जहाँ से हमने रस्सी पकड़ी हुई थी उसके करीब जो पार्टिकल्स थे उनकी तो काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई। लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे हाई होगी, जो पार्टिकल्स आगे मौजूद हैं। बात तो हमने उन पार्टिकल्स की करनी है ना कि जो पार्टिकल्स वहाँ मौजूद हैं। जब वो पार्टिकल्स जो वहाँ मौजूद हैं उनसे क्या होगा कि एनर्जी वो ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस ऑफ द मीडियम में, कि एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। कि जो ही वो कोलाइड करेंगे जो शुरू वाले पार्टिकल्स हैं, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होने के बाद क्या होगा, जो पार्टिकल्स वहाँ मौजूद हैं वो नेक्स्ट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई करेंगे। जो ही वो नेक्स्ट पार्टिकल्स की एनर्जी हाई करेंगे तो नेक्स्ट पार्टिकल्स की एनर्जी हाई करने के साथ साथ ही वो क्या डिपेंड करेंगे कि एनर्जी जो फॉर्म हुई है वो एक प्लेस ऑफ मीडियम से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी फॉर्म is converted into the next medium in the form of waves, कि जो एनर्जी हमने फॉर्म की है वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरे मीडियम में। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कि वेव के साथ वो कन्वर्ट होगी। क्या है, हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो कन्वर्जन हमने की है वो इन दी वेव की फॉर्म में की है। कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कि जो एनर्जी हमने प्रोड्यूस की है, कि जो पार्टिकल्स है जो वो पार्टिकल्स आगे कोलाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर डायग्रामेटिकली व्यू देखें, ये वो रोप है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स मौजूद हैं। जो ही हमने यहाँ फोर्स अप्लाई की तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि यहाँ वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी। क्यों? जब ये कोलाइड करेंगे आपस में इनका मोशन बढ़ेगा। कि जो ही पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ
कि जब हमने यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई की तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होगी, आगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बाद यहाँ कोलिजन स्टार्ट हो गई, कोलिजन स्टार्ट होगी, और जो ही वहाँ कोलिजन स्टार्ट होगी वो मूव आउट करना शुरू कर देंगे। कैसे मूव आउट करना शुरू कर देंगे कि एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो एनर्जीज एक्सचेंज होंगी। अगर एक पार्टिकल की एनर्जी 0 है, दूसरे पार्टिकल की एनर्जी 4 या 5 है, तो वो एनर्जी एक्सचेंज होंगी। इसी तरह जो एनर्जी जो ही एक्सचेंज हुई, जो आगे फर्दर पार्टिकल्स मौजूद हैं वो जब आपस में टकराएंगे, इसी तरह एनर्जीज प्रोड्यूस होती जाएंगी। और जो ही एनर्जीज प्रोड्यूस होती जाएंगी तो इनकी प्रोडक्शन से क्या पैदा होगा कि वहाँ जो वेव्स मौजूद हैं वो क्या करेंगे, वो एनर्जी फॉर्म करेंगे, और जो ही वो एनर्जी फॉर्म करेंगे वो इसको कन्वर्ट करेंगे नेक्स्ट मीडियम इन दी फॉर्म ऑफ वेव, कि ये एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल आउट करती जाएगी। जब ये एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ वेव ट्रैवल आउट करेगी तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो हमने ट्रांसफ़र की है कि एनर्जी पैदा नहीं हो सकती, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज ज़रूर हो सकती है। इसी तरह जो चेंजिंग ऑफ एनर्जी है ये क्या है कि वेव की फॉर्म में एनर्जी एक कैरियर है, कि वेव एक एनर्जी कैरियर है, उसकी मदद से हम एनर्जी यहाँ कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी carried by the wave depends on the distance of stretched string from its rest position, that is the energy in a wave depends upon the amplitude of the wave। कि जो एनर्जी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग, कि जो एनर्जी का कैरियर है वो डिपेंड करेगी उसकी स्ट्रिंग की लंबाई पे, कि अगर रस्सी ज़्यादा लंबी होगी तो पार्टिकल्स कोलाइड कर करके उनकी एनर्जी किसी सेंटर में आके या एक पोजीशन पे आके उनकी एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों? कोलिजन्स के बाद जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती गई तो मॉलिक्यूल्स 0 होते गए। इसी तरह क्या होगा, जो एनर्जी यहाँ फॉर्म होगी वो एज ए रिज़ल्ट के क्या उस पर डिपेंड करेगी उसके डिस्टेंस पे, कि जो ही हम डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो उसकी डिपेंडेंस भी इंक्रीज़ होती जाएगी। लिहाजा क्या होगा, वो उसके डिपेंड करेगी उसके डिस्टेंस पे, कि वो रेस्ट पोजीशन से जब हमने उस पर एनर्जी अप्लाई की तो रेस्ट पोजीशन से एनर्जी अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, वो डिस्टेंस क्रिएट जो हुआ तो उसमें से क्या होगा, एनर्जी जो है वो लूज़ आउट होती जाएगी। इसी तरह क्या होगा, वो एनर्जी जो है वो वेव पे डिपेंड्स करेगी, जो वेव पे डिपेंड्स करेगी वो एम्पलीट्यूड पे और फिर वेव पे भी डिपेंडेंस होगी। जस्ट लाइक द एग्जांपल, इफ़ वी shake the string faster, we give more energy per second। कि यहाँ दो हालतें पाई जाती हैं, इफ़ वी शेक द string with less energy and if we shake the string with greater energy, as you know that the less energy will be converted into less energy but the higher energy will be converted into higher energy। कि अगर waves को हम कहें कि वो एनर्जी कैरियर है तो जितनी हम एनर्जी पहले अप्लाई करेंगे उतनी ही एनर्जी आगे कैरी होगी। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम थोड़ी एनर्जी अप्लाई करें लेकिन आगे ज़्यादा एनर्जी फॉर्म हो या ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा जितनी एनर्जी पैदा करेंगे उतनी ही एनर्जी वहाँ आगे ट्रांसफ़र आउट होगी। कोई एनर्जी कम वगैरह नहीं होगी, ना ही एनर्जी लॉस्ट होगी, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही
लॉस्ट की डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना ही लॉस्ट की जा सकती है, लेकिन वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज ज़रूर की जा सकती है। इसी तरह जब हम इसको ज़ोर से हिलाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होंगी तो फिर ज़्यादा वेव्स बनेगी। अगर ज़्यादा वेव्स बनेंगी तो ज़्यादा एनर्जी कैरी हुई है। टू प्रोड्यूस wave of higher frequency and the wave delivers more energy per second to the particles of the string as it moves faster। कि जो ही हम उसको शेक करेंगे स्ट्रिंग को, तो शेक करने से क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जैसे ही एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी वो वेव्स विद हायर फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होंगी। जो ही वेव्स विद हायर फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होगी तो वेव डिलीवर करेंगी मोर एनर्जी। जैसे ही वेव मोर एनर्जी डिलीवर करेंगी तो मोर एनर्जी डिलीवर करने के बाद क्या हुआ कि जो स्ट्रिंग है वो ज़्यादा फास्टर मूव आउट करेगी। कि अगर हम ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो ज़्यादा मूव फास्ट करेगी, मतलब ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगी, लिहाजा डिस्टेंस ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो ये इसी से एग्जांपल की जो इलेबोरेशन या डिमॉन्स्ट्रेशन यही है कि अगर हम जितनी एनर्जी देंगे किसी भी सिस्टम को वो उतना वर्कआउट करेगा। हम ये तो नहीं कह सकते अगर हमने 2 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड की है और अब वर्क हम 6 किलो जूल एनर्जी का लें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी हमने एनर्जी अप्लाई करनी है सिस्टम ने वर्क भी उतना ही करना है। तो यहाँ जो स्ट्रिंग है और हमारा हैंड है ये भी एज इट इज सिस्टम ही है। हम अपने हैंड से पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, यही हमारे मसल ने वर्कआउट करके क्या किया, उसमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की। और जो ही उनमें पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड हुई तो पोटेंशियल एनर्जी की प्रोवाइडिंग करने से क्या होगा कि जो स्ट्रिंग है वो ज़्यादा मूव करेगी फास्टर। कि अगर वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगी तो ज़्यादा फास्ट मूव करने से उसमें हायर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होंगी वेवलेंथ्स। जब हाई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ प्रोड्यूस होंगी तो एनर्जी पर सेकंड मूव आउट करेगी, और जो ही एनर्जी पर सेकंड टू द पार्टिकल्स मूव आउट करेगी तो स्ट्रिंग विल बी फास्टर। ये था एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट वाटर वेव्स। वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफर energy from one place to another। कि वेव ऑल्सो ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करते हैं कि ड्रॉप अ स्टोन इन द पॉन्ड ऑफ वाटर, जब वाटर विल प्रोड्यूस वेव्स विच विल ट्रैवल आउटवर्ड। कि अगर हम एक पत्थर लेकर उसको पानी में फेंकें तो पानी में फेंकने के बाद हम उधर पानी में एक कॉर्क मौजूद हो जो कि एक डिस्टेंस पे, जस्ट लाइक अगर हमारे पास एक टब मौजूद है, टब में वाटर मौजूद है और यहाँ एक कॉर्क मौजूद है। जो ही हमने स्टोन फेंका तो यहाँ वेव्स बननी शुरू हो गई। जो ही हमने स्टोन फेंका तो जो वेव्स बनेगी, तो वेव्स की अगर हमने ज़्यादा फोर्स के साथ स्टोन फेंका होगा तो ज़्यादा वेव्स बनेगी। अगर हमने कम फोर्स के साथ यानी कम सकत के साथ वो पत्थर फेंका होगा तो थोड़ी वेव्स बनेंगी। अगर हम कम सकत के साथ थोड़ी वेव्स पैदा करेंगे तो फिर जो कॉर्क मौजूद है यहाँ उसमें कोई मूवमेंट शो नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी वेव से कॉर्क तक तो मूव आउट ही नहीं हुई। जब एनर्जी वेव से कॉर्क तक मूव आउट ही नहीं हुई तो यहाँ जो मूविंग है वो यहाँ डिपेंड करेगी। लेकिन अगर हमने वही पत्थर ज़्यादा फोर्स के साथ फेंका है तो हम यही कह सकते हैं कि जो कॉर्क है उसके अंदर मूवमेंट शो हुई है।
कि जो स्टोन है उसने वहाँ मूवमेंट की है, और जैसे ही वो वहाँ मूवमेंट करेगा तो मूवमेंट से क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगे, वाटर में वेव प्रोड्यूस होंगी। जैसे ही वेव प्रोड्यूस होंगी, वेव क्या करेंगे, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे टू द कॉर्क, और जो ही एनर्जी कॉर्क को मिलेगी वो मूव आउट करना शुरू कर देगा। एनर्जी ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन, कि एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, तो वो कॉर्क जो है मूव आउट करना शुरू कर देगा, यानी ऐसे मूव आउट करना शुरू कर देगा, और वेव्स ऐसे मूव आउट करेंगी। जो ही वो ऐसे मूव आउट करेंगी तो कॉर्क की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। जो ही कॉर्क की पोजीशन चेंज होगी तो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं वो रिक्वायर करती है मोर एनर्जी, कि यहाँ जो कॉर्क की मूवमेंट है वो तो एनर्जी से ही हुई है, कि जितनी जल्दी हाई फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ्स प्रोड्यूस होंगी या वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो वो उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे आगे कॉर्क की तरफ, और जितनी एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र की जाएगी कॉर्क उतनी जल्दी ही मूवमेंट शो करेगा। और जैसे ही कॉर्क पर तब काइनेटिक एनर्जी पहुँचेगी या वाटर मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे तो कॉर्क के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी एक्सचेंज होगी। जैसे ही उनकी एनर्जी एक्सचेंज होगी तो वो मूव आउट करना शुरू कर देंगे। तो हमने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन से ये रिजल्ट लिया कि वेव्स विद हायर फ्रिक्वेंसी कैन ट्रांसफ़र मोर एनर्जी, कि जो हायर फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकती हैं किनकी बनिस्बत लो वेव्स के साथ, कि लोअर वेव्स जो होती हैं वो कम एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। The activity of water shows that water like a waves transfer energy from one place to another, कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। नेक्स्ट इज जनरेटिंग a high frequency generating a higher frequency wave requires more energy per second than to generate a lower frequency wave. Thus a higher frequency wave carries more energy than a low frequency wave of the same amplitude, कि जनरेटिंग अगर हाई फ्रिक्वेंसी वेव को अगर हम जनरेट करें तो वो रिक्वायर करती है मोर एनर्जी पर सेकेंड। जनरेटिंग अ हाई फ्रिक्वेंसी वेव रिक्वायर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड देन टू जनरेट अ लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी, कि अगर हमने हाई फ्रिक्वेंसी जो वेव है उसको क्रिएट करना है तो हम जो है ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेंगे, लेकिन अगर हमने लो फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी है तो फिर कम एनर्जी यूटिलाइज होगी। कि बात यहाँ एनर्जी की है, जितनी हम एनर्जी यूटिलाइज करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र होगी, यानी उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ वेव्स क्रिएट होंगी। Thus high frequency wave is more energy. Thus high frequency wave more energy than a low. Thus a high frequency wave carries more energy than a low frequency wave of the same amplitude, कि अगर हम सेम एम्पलीट्यूड की बात करें कि अगर वेव की एम्पलीट्यूड सेम है तो फिर एनर्जी जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी कैरी करेगी मोर एनर्जी,
कि जितनी ज़्यादा वेव्स, जैसे हमने प्रीवियस 2 एग्जांपल से यही स्टडी किया कि जितनी वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, लेकिन जितनी वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी कम एनर्जी ट्रांसफ़र होगी विद द सेम एम्पलीट्यूड। बेशक एम्पलीट्यूड उनका सेम है। तो इस सारी एग्जांपल से हम ये क्रिएट कर सकते हैं एसेंस कि एसेंस इससे क्रिएट ये होती है कि वेव्स जो हैं वो कैरी करती हैं एनर्जी, कि इट इज़ द ट्रू प्रिंसिपल दैट वेव इज़ अ एनर्जी कैरियर, कि वेव हर लिहाज में एनर्जी कैरी करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन velocity, frequency and wavelength। के रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ कि आया हमने अब वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, वेव इज अ disturbance in medium which travels from one place to another, hence has a specific velocity of traveling। कि wave is a disturbance in medium which travels from one place to another, hence a specific velocity of a traveling। This is called velocity of a wave, which is defined by v is equal to d over time। कि velocity distance over time। कि अगर हम velocity को स्टडी करें कि wave is a disturbance in medium which travels from one place to another, hence a specific velocity of traveling। कि अगर एक टाइम पीरियड में जो वेव है वो मूव आउट करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, तो जब वो मूव आउट करेगी तो टाइम भी कंज्यूम होगा और डिस्टेंस भी कंज्यूम होगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, टाइम के साथ उसने मूव आउट किया कि जो ही हमने वेव प्रोड्यूस की तो वेव की प्रोडक्शन के बाद क्या हुआ कि वेव मूव आउट करती गई, कि वेव्स ने अपनी मूविंग स्टॉप नहीं की। जो ही वेव्स की मूविंग स्टॉप ना हुई तो फिर यहाँ उसकी वेलोसिटी चेकआउट करते हैं कि वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। कि वेलोसिटी क्या है कि अगर हम कहेंगे वेव ने इतना डिस्टेंस तय किया है इस टाइम में तो हम कहेंगे ये क्या है, वेव की वेलोसिटी है। नेक्स्ट, इफ टाइम टेकन by the wave in moving from one point to another is equal to its time period t, then the distance covered by the wave will be equal to the wavelength A if the time taken by the wave in moving from one point to another is equal to its time period, then the distance covered with the wave will be equal to the wavelength। कि अगर टाइम पीरियड जो
कंज्यूम हुआ है वो किसके बराबर है कि अगर डिस्टेंस एक वेवलेंथ के बराबर है। वेवलेंथ हमने क्या स्टडी किया था कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ में जो डिस्टेंस होगा वो एक वेवलेंथ होगी। तो यहाँ ये क्या जा रहा है कि अगर जो डिस्टेंस है, वेलोसिटी तो हमने डिस्टेंस से चेकआउट करनी है, लिहाजा जो डिस्टेंस यहाँ कंज्यूम हुआ है यानी जो डिस्टेंस यहाँ कवर हुआ है जितने टाइम कंज्यूम होने से, तो उसकी स्टडी हम ये करेंगे कि अगर वो वेवलेंथ के बराबर है, कि अगर जितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो एक वेवलेंथ के बराबर है, तो फिर हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। Hence we can write V will be wavelength lambda over t। कि वेवलेंथ किससे शुरू करते हैं हम, लैम्डा से। वेलोसिटी विल बी लैम्डा ओवर टी, but time period is reciprocal टू फ्रीक्वेंसी। कि अभी हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में यह स्टडी किया कि फ्रीक्वेंसी क्या है 1/t, कि वो टाइम के रेसिप्रोकल है। तो जो ही वो टाइम के रेसिप्रोकल होगी तो हम इसकी वैल्यू पुट ऐसे करेंगे लैम्डा 1/t। तो वेलोसिटी क्या होगी, कि अगर हमने 1/t वैल्यू यहाँ लिखी है तो 1/λ विल बी 1/f। कि हमने अगर f फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 1/f। जब ये 1/f होगी तो v विल बी लैम्डा f। कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, लैम्डा f पे। और जो ही वेलोसिटी लैम्डा f पे प्रयोग करेगी, दिस इज ट्रू फॉर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स। कि ये दोनों के लिए ठीक है, ट्रांसफर वेव्स की भी और लॉन्गिट्यूडनल के लिए। कि यहाँ हमने क्या डेरिवेशन की कि अगर जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो अगर हम एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस जो कवर किया है वो एक वेवलेंथ के बराबर है। कि एक वेवलेंथ क्या है, जो क्रस्ट और ट्रफ फॉर्म हुए हैं। कि अगर हम कहें कि यहाँ डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है एक टाइम पीरियड में वो एक वेवलेंथ है, जो ही वो एक वेवलेंथ होगा तो उससे नेक्स्ट क्या होगा कि वो लैम्डा के बराबर होगा, कि वी विल बी लैम्डा ओवर टी। लेकिन अगर हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी मेजर करें कि वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी क्या थी, जो ही हम ये स्टडी करेंगे कि वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो वो f विल बी 1/t। कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वो टाइम का रेसिप्रोकल है। और जो ही वो टाइम का रेसिप्रोकल होगा तो v विल बी लैम्डा f। कि वेलोसिटी लैम्डा f, कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे और उसकी फ्रीक्वेंसी पे। एग्जाम्पल 10.2। Example 10.2, a wave moves on a slinky with frequency of 4 Hz, wavelength of 0.4 m. What is the speed of wave? कि वेव की स्पीड क्या होगी। वेव की स्पीड करने के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन जो गिवन डाटा है वो है फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज, वेवलेंथ 0.4 m। वेव स्पीड चेक करने के हम उसकी वेलोसिटी चेक करेंगे, क्योंकि स्पीड किसके साथ होती है, प्रोपोर्शनलिटी वेलोसिटी के साथ। फार्मूला इज v लैम्डा f। v इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय 0.4 मीटर।
वेलोसिटी विल बी 1.6 मीटर पर सेकेंड, कि उसकी जो स्पीड होगी वो 1.6 मीटर पर सेकेंड होगी। 1.6 मीटर पर सेकेंड की ये स्पीड होगी किसकी, वेव की, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज़ हो और उसकी वेवलेंथ 0.4 मीटर हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिपल टैंक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। रिपल टैंक, according to definition, ripple tank is a device used to produce water waves and to study their characteristics। कि रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम स्टडी करते हैं, प्रोड्यूस करें वो वाटर वेव्स, ताकि वाटर वेव्स के हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स स्टडी कर सकें। आगे कंस्ट्रक्शन इसकी, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन, कि हम रिपल टैंक कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द अपरेटर्स consist of a rectangular tray having glass bottom and is placed nearly half meter above the surface of a table. Waves can be produced on the surface of water present in the tray by means of a वाइब्रेटर। कि वेव जो इसका बटर कंसिस्ट करता है एक रेक्टेंगुलर ट्रे हैविंग ग्लास बॉटम एंड इज प्लेस्ड nearly half meter above the surface of the table. Waves can be produced on the surface of water present in the tray by means of a vibrator. नेक्स्ट हम इसकी डायग्रामेटिकली व्यू देखते हैं कि रेक्टेंगुलर अरे a rectangular array. This is a rectangular array nearly half meter above from the frame with a wooden block in it and a strand with rings with a clip
power supply. The diagrammatically view of a ripple tank. Lamp, waves produced are like this, कि वहाँ एक आयरन स्टैंड है, साथ ही पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई के बाद ऊपर एक लैंप लगा हुआ है और लैंप के साथ क्या है, ये वेव्स पैटर्न है जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वेव पैटर्न प्रोड्यूस जो हो रहे हैं यहाँ, वो जस्ट लाइक दिस। दे आर जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ इसको क्या है, ये वेवलेंथ प्रोड्यूस जो हो रही है इन अ स्ट्रेट वेव फॉन्ट, कि जब वेवलेंथ जो यहाँ प्रोड्यूस होंगी वो लैम्डा, वेव्स कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट वेव फ्रंट्स, कि स्ट्रेट वेव फ्रंट्स वो जो प्रोड्यूस हो रही है, कि वेवलेंथ जो प्रोड्यूस हमने यहाँ रिपल टैंक में की। The working is working. This vibrator is an oscillator, electric motor fixed on wooden plate over the tray such that its lower surface just touches the surface of वाटर। कि वाइब्रेटर क्या है, एक ऑसिलेटर है जो क्या है, एक इलेक्ट्रिक मोटर जो फिक्स की जाती है प्लेट के साथ, कि जिसमें जो ट्रे है वो सच दैट कि जो प्लेट है वो अबाउट है। कि अगर हम इसका डायग्रामेटिकली व्यू देखें तो ये जो वो वुडन प्लेट है, ये वुडन प्लेट है जो मोटर के साथ कनेक्टेड है, कि यहाँ मोटर फिक्स्ड है, मोटर को इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही है और ये वुडन प्लेट विद द सरफेस ऑफ द वाटर से के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट, ऑन सेटिंग the vibrator, setting the vibrator on this wooden plate starts vibrating to generate water waves consisting of स्ट्रेट वेव फ्रंट्स। कि जो ही हम वाइब्रेटर ऑन करेंगे तो वाइब्रेटर ऑन करने से जो वुडन प्लेट होगी वो भी स्टार्ट करेगी वाइब्रेटिंग। जैसे ही वुडन प्लेट स्टार्ट करेगी वाइब्रेटिंग, तो वाइब्रेटिंग से वो प्रोड्यूस करेगी, कंसिस्ट करेगी ऑफ वेव फ्रंट्स। कि जो ही उसमें वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे ही उसमें वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे तो वो एज अ स्ट्रेट वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब An electric bulb is hung above the tray to observe the image of the water
the image of water waves consisting of straight wave fronts कंसिस्टिंग ऑफ वेव फ्रंट्स कि जब इलेक्ट्रिक बल्ब जो ऊपर हंग है जो ही उसके ऑब्जर्व की जाएगी इमेज ऑफ द वाटर, तो इमेज क्या कंसिस्ट करेगी, वो स्ट्रेट वेवलेंथ कि जैसे ही वो स्ट्रेट वेवलेंथ ऑब्जर्व करेगी। नेक्स्ट द क्रेस्ट्स and troughs, the crest and troughs of the waves, the crest and troughs of the waves appear as bright and dark lines कि जैसे अभी हमने डायग्रामेटिकल व्यू में चेकआउट किया कि वो अपीयर करेंगे एज ब्राइट एंड डार्क लाइट्स कि क्रस्ट एंड ट्रफ ऐसे अपीयर होंगे ऑन दी टैंक ऑफ दी वाटर कि यहाँ ये ऐसे अपीयर होंगे ऑन दी स्क्रीन। नाउ एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर कि अगर हम एक्सप्लेन करें इसकी रिफ्लेक्शन कि यहाँ तो हमने वेव्स प्रोड्यूस करनी कि रिपल टैंक की मदद से हमने जो वाइब्रेटर वहाँ फिक्स किया हुआ था उस वाइब्रेटर की मदद से हमने वेव्स प्रोड्यूस कर ली, लेकिन जो ही वो वेव्स यहाँ एंड होंगी तो वेव्स के साथ क्या प्रोड्यूस होगा कि जो बल्ब है ऊपर वो लाइट के साथ यहाँ वेव्स प्रोड्यूस करेगा कि जो क्रेस्ट होगा जो अपर का होगा वो एज ए लाइट के साथ शो किया जाएगा, लेकिन जो लोअर एंड होगा वो लाइट के साथ शो नहीं किया जाएगा। जो ही वो लाइट के साथ शो नहीं किया जाएगा तो क्यों कि जो एक ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड है with a wooden plate, the tray is the lower screen just touches the surface of the water कि जो ही वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे जब ही उसको करंट मिलेगी तो वो मोटर स्टार्ट होगी, जो ही वो मोटर इलेक्ट्रिक स्टार्ट होगी तो जो वुडन प्लेट फिक्स्ड है वो वाइब्रेटिंग शुरू कर देगा। जैसे ही वो वाइब्रेशन शुरू करेगा उसकी वाइब्रेशन शुरू करने से जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होंगी। जैसे ही वेव्स प्रोड्यूस होंगी उनको स्क्रीन पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हम चेकआउट कर लेंगे कि कुछ डार्क एंड कुछ लाइट वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है। Crest and troughs are formed. Next is place a barrier in the रिपल टैंक कि रिपल टैंक में एक बैरियर प्लेस करें। द वाटर वेव्स will reflect from बैरियर कि अगर हम वहाँ एक बैरियर प्रोड्यूस करें तो बैरियर से क्या होंगी वो वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी। जो ही वो बैरियर से वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी इफ़ द बैरियर is placed at an angle to be the wave front, the reflected waves can be seen to obey the law of रिफ्लेक्शन कि जो ही हम वहाँ एक बैरियर प्लेस करेंगे, जब बैरियर प्लेस करेंगे तो जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो स्ट्राइक करेंगे विद द बैरियर और बैरियर से वो वेव रिफ्लेक्ट बैक होंगी। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप कोई बॉल को स्ट्राइक करें दीवार के साथ तो वो भी बाउंस बैक होता है, क्योंकि जितनी फोर्स हमने उस पर लगानी है वो सॉलिड मटेरियल में उतनी वो फोर्स उसको बैकवर्ड देनी है। जो ही वो फोर्स बैकवर्ड प्रोड्यूस होगी टू obey the law of रिफ्लेक्शन
कि अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे किया जाए तो वहाँ दो एंगल्स हम स्टडी करेंगे कि इफ़ द बैरियर इज जस्ट लाइक दिस देन द वेव्स आर प्रोड्यूस इन सच वे कि जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं डार्क एंड लाइट वेव्स कि जो डार्क एंड विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जो ही हम ब्राइट लाइट को स्क्रीन को फ्रिंजेस इन द रिपल टैंक में हम स्टडी करेंगे तो जो फ्रिंजेस होंगे ये आर दीज आर द डार्क फ्रिंजेस कि अगर हम इनके डार्क फ्रिंजेस को स्टडी करें इंसिडेंट वेव्स नॉर्मल बैरियर कि जो ही ये वेव्स जस्ट लाइक दिस एंड विल बी बाउंस्ड एंड दिस विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट कि जैसे ही वो उसके साथ स्ट्राइक करेंगे स्ट्राइक करके क्या करेंगे वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे और जो ही वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पैदा होगा द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ incidence the angle of incidence will be along the normal and be equal to the angle of reflected wave कि वो रिफ्लेक्टेड वेव के बराबर होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा अगर अलॉन्ग द नॉर्मल बैरियर है जो वो नॉर्मल बैरियर के अलॉन्ग होगा तो वहाँ रिफ्लेक्शन कॉज होगी यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव अकर करेगी क्योंकि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव के बराबर है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कि यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पैदा होगा रिफ्लेक्शन अकर करेगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हेन वेव्स मूविंग इन अ when waves moving in a medium fall on the surface of another medium fall on the surface of another medium they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection कि when waves moving in a medium fall on the surface of another medium they bounce back into the first medium such the angle of incidence will be equal to the angle of reflection कि अगर हम एक मीडियम से सेकंड मीडियम तक बात करें तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा क्योंकि जो वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो रही हैं उन वेव्स का जो वेवलेंथ होगी वो फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम विल बी बाउंस बैक इनटू द टुवर्ड सेकंड मीडियम एंड फ्रॉम सेकंड मीडियम विल बी बाउंस्ड बैक टू द फर्स्ट मीडियम कि जो ही उनकी बाउंसिंग बैक होगी तो जो नॉर्मल एंगल क्रिएट होगा वहाँ तो उस नॉर्मल एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे कि जो ही वो स्ट्राइक करेगा स्ट्राइक करने से यहाँ जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टडी किया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा क्योंकि वो सेकंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन में अकॉर्डिंग टू द डायग्राम कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब प्रोड्यूस होगा जब वेव्स तो
डार्क वेव्स आर कमिंग, कि जब एक वेव्स एक मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर होंगी, जो ही वेव्स एक मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर होंगी तो वहाँ एंगल क्रिएट होगा। जो ही वो एंगल क्रिएट होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, कि यहाँ एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है कि बैरियर से इन्होंने क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है। जो ही ये बैरियर से रिफ्लेक्ट करेंगे तो बैरियर से इनकी रिफ्लेक्शन ऐसे होगी कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएंगी, और ये डाउनवर्ड एरोज क्या होंगे, रिफ्लेक्टेड वेव्स। कि जब ये वेव्स फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करेंगी तो ये बाउंस बैक होंगी इनटू द फर्स्ट मीडियम, कि ये दोबारा फर्स्ट मीडियम में आ जाएंगी। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ वेव इन वाटर। Next, the speed of waves in water depends on the depth of water, depends on the depth of water. If a block of submerged in a ripple tank, the depth of water in the tank will be shallow over block then elsewhere। कि जो स्पीड ऑफ द वेव्स है इन वाटर ये डिपेंड करेगी ऑन द डेप्थ ऑफ द वाटर, कि अगर एक वेव है उसको ब्लॉक में सबमर्ज किया जाएगा तो वो रिपल टैंक में जब डेप्थ ऑफ द वाटर है इन द टैंक विल बी शैलोड, कि जो डेप्थ है उसमें उसकी स्पीड हम चेकआउट करेंगे। द स्पीड ऑफ वेव्स इन वाटर डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर, कि जो की स्पीड ऑफ वेव चेक करनी है वो डेप्थ पर डिपेंड करेगी, कि यानी पानी में कितनी गहराई मौजूद है। When water waves enter the region, when water waves enter the region of shallow water, their wavelength decreases but the frequency of the water waves remains same in both parts of water, because it is equal to the frequency, because it is equal to the frequency of वाइब्रेटर। कि जो भी वाटर में जब रीजन में एंटर करेंगे तो जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर है वो रिमेन करता है सेम इन बोथ पार्ट्स। जो ही उसकी डेप्थ एक होगी तो जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर पे डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर पे इसलिए डिपेंड करेगी क्योंकि जो वाइब्रेटर है उसने वेव्स प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि उसने क्या करना है, उसने एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है, और जैसे ही उसने एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है तो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो डेप्थ पे डिपेंड करेंगी। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये टैंक है या टब है, यहाँ जो वेव्स डिपेंड करेंगी वो डिपेंड करेंगी टूवर्ड्स द डेप्थ।
कि वो डेप्थ में डिपेंड करेगी, क्योंकि उनका जो वेव फ्रंट होगा शैलो वाटर, डीप वाटर एंड जनरेटर। यहाँ क्या है, यहाँ जो वुडन प्लेट है स्ट्रेट वेव जनरेटर है कि यहाँ से वेव जनरेट होगी। जो ही यहाँ से वेव जनरेट होगी, बाउंड्री बिटवीन डीप एंड शैलो वाटर, कि अगर हम शैलो वाटर और दूसरे वाटर के दरमियान, डीप वाटर के दरमियान एक बाउंड्री क्रिएट करें कि यहाँ जो बाउंड्री है, नीचे जो स्ट्रेट वेव जनरेटर लगा है कि वेव जनरेटर क्या करेगा, वो वेव्स को जनरेट करेगा, और जो ही वो वेव्स को जनरेट करेगा तो एक बाउंड्री होगी, यानी जो शैलो वाटर और डीप वाटर में बाउंड्री मौजूद होगी। जैसे जो बाउंड्री मौजूद होगी वो इसको अलहदा करेगी, वो इसको सेपरेट करेगी। जो ही वो सेपरेट करेगी वहाँ रिफ्लेक्शन भी अकर करेगी, लेकिन वेव फ्रंट जो है उसके हिसाब से यहाँ वेवलेंथ पॉज होगी। अगर हम ऑब्जर्व करें रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर, तो जो वेव्स रिपीट करती हैं अबव एक्सपेरिमेंट कि बाउंड्री बिटवीन डीप एंड शैलो वाटर, कि अगर हम डीप और शैलो वाटर में इनकी बाउंड्रीज चेक करें, जो इनकी बाउंड्रीज प्रोड्यूस होती हैं, वी विल ऑब्जर्व एन एडिशन चेंज इन वेवलेंथ, कि वेवलेंथ में एक डिफरेंट चेंज आएगा। वेवलेंथ में डिफरेंट चेंज कब आएगा, कि when the waves are produced कि when the waves are the angle of reflection, कि जो ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्ट करेगा, जो ही एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो ही वो वेव्स रिफ्लेक्ट करेंगी, जैसे ही वो वेव रिफ्लेक्ट करेंगे वो रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, के वाटर वेव्स का रिफ्लेक्शन कॉज करेंगी। इस रिफ्लेक्शन में जो डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन is always normal to that wave fronts, कि वो उस वेव फ्रंट्स के बिल्कुल नॉर्मल होगा। जब वो उसी वेव फ्रंट्स के नॉर्मल होगा तो नॉर्मल में हम ये स्टडी करेंगे कि यहाँ क्या है कि सब वेवलेंथ विद द सेम स्पीड है, कि डायरेक्शन उनकी चेंज है। दिस चेंज इन द पाथ ऑफ दिस चेंज ऑफ पाथ इन वाटर वेव्स while passing from a region of deep water waves while passing from a region of deep water to that of shallower one is called refraction। कि रिफ्रैक्शन कब होगी, द चेंज इन द पाथ, द चेंज ऑफ द पाथ इन वाटर वेव्स while passing from a region of deep water waves to that one of a shallow water, कि जो ही हम डीप वाटर रीजन से पास करेंगे तो वो रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे। कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कब प्रोड्यूस होंगी,
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के डेफिनेशन के मुताबिक रिफ्लेक्शन व्हेन अ वेव फ्रॉम one medium enters into the second medium at same angle, its direction of travel changes। कि जो ही एक वेव मीडियम दूसरे वेव मीडियम से पास आउट करता है तो इट एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सेम एंगल, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज चेंज। कि जैसे हमने रिफ्लेक्शन में बात की थी कि एंगल चेंज होता है, जो ही एक मीडियम से दूसरी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट होते हैं तो वो एंगल चेंज होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर टू द सेकंड मीडियम एट सेम एंगल बट द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज चेंज। कि एंगल बिल्कुल इनका सेम होता है और एंगल सेम होने के साथ साथ क्या करते हैं, वो डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। यूँ ही वो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ वो अपनी चेंजेस करेंगे कि वो ट्रैवलिंग बिल्कुल भी चेंज हो जाएगी। जब ट्रैवलिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी तो चेंजिंग के साथ वो ये स्टडी आउट करेंगे कि जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसने अपना मीडियम चेंज नहीं किया लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। यहाँ जो एंगल मौजूद है वो भी सेम है। नेक्स्ट फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। कि डिफ्रैक्शन का फिनोमिना कब अकर करता है वेव्स में, जनरेट स्ट्रेट वेव्स in a ripple tank and place two obstacles in line in such a way that separation between them is equal to the wavelength of water waves after passing through a small slit between the two obstacles. The waves will spread in every direction. The waves will spread in every direction and change into almost semicircular pattern। कि जो ही हम जनरेट करेंगे स्ट्रेट वेव्स इन अ रिपल टैंक। कि रिपल टैंक में जब स्ट्रेट वेव्स हम करेंगे तो दो ऑब्स्टेकल्स लाइंस इस तरह सेपरेट होंगी ईच अदर के साथ कि जैसे उनकी वेवलेंथ ही डिफरेंट हो। जब उनकी वेवलेंथ ही डिफरेंट होंगी तो वो जब सेपरेट होंगी तो उनकी सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो पासिंग थ्रू द स्मॉल स्लिट। कि
कि जो ही हम उनको एक स्मॉल स्लिट से पास करेंगे, कि स्मॉल स्लिट से पास करने के बाद क्या होगा कि वो वेव स्प्रेड करेंगे खुद को एक ऐसी डायरेक्शन में कि उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और ऑलमोस्ट में सर्कुलर पैटर्न ऑब्जर्व होगा। जस्ट लाइक दिस, कि अगर जो रिपल टैंक में वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं दे आर स्ट्रेट वेव्स, कि हमने स्ट्रेट वेव्स ही जनरेट करनी है। स्ट्रेट वेव्स एंड हेयर प्रेजेंट इन द स्लिट, कि यहाँ एक स्लिट प्रेजेंट है। स्लिट प्रेजेंट है। जो ही ये वेव स्लिट से पास करेंगी तो स्लिट से पास करने के बाद ये सेमी सर्कुलर वेव्स फॉर्म करेगा। ये सेमी सर्कुलर वेव्स आर फॉर्म्ड। सेमी सर्कुलर वेव्स आर फॉर्म, कि जो स्ट्रेट वेव्स आ रही थी, जो ही हमने स्ट्रेट वेव जो रिपल टैंक में जनरेट की, उनकी जनरेशन के बाद जो ही हमने डिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी करने के लिए कि डिफ्रैक्शन का फिनोमेना कब अकर करता है, कि जो ही हमने डिफ्रैक्शन का फिनोमेना अकर किया तो जो स्लिट मौजूद थी वहाँ, उसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ सेमी सर्कुलर वेव्स में कन्वर्ट होगी। कि उन्होंने क्या किया, अपनी डायरेक्शन ही बिल्कुल चेंज कर ली। जब उन्होंने डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर ली तो यहाँ हम डिफ्रैक्शन इज diffraction of waves can only be observed clearly if the size of the obstacle is comparable with the wavelength of wave, कि जो ही वो वेवलेंथ ऑफ द वेव के साथ कंपैरेबल होगा कि डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कंपैरेबल। कि जो ही हमने डिफ्रैक्शन स्टडी करनी है, तो डिफ्रैक्शन स्टडी करने के लिए जो वेव्स बिल्कुल इन स्ट्रेट लाइंस जो हम जनरेट कर रहे थे इन द रिपल टैंक्स, दे आर when the slit is present, when the slit is present, then like this and like this semicircular waves are produced। कि जो ही हमने यहाँ ऑब्स्टेकल को स्टडी करेंगे कि डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स थ्रू अ लार्ज स्लिट, कि अगर एक लार्ज स्लिट यूज़ करें, पहले जो हमने स्लिट यूज़ की थी उसके अंदर जो होल मौजूद था वो बिल्कुल स्मॉल था, इसलिए हमें जो सेमी सर्कुलर वेव्स हैं वो बहुत छोटी वेवलेंथ पे नज़र आई। लेकिन जो ही हम डिफ्रैक्शन ऑफ वेव में एक लार्ज स्लिट यूज़ करेंगे तो लार्ज स्लिट यूज़ करने से क्या होगा कि यहाँ जो फॉर्मेशन होगी उस फॉर्मेशन से हम ये स्टडी करेंगे कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स यहाँ अकर कर रही है, कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स यहाँ अकर कर रही है उस डिफ्रैक्शन में जब हमने स्लिट यूज़ किया तो स्लिट यूज़ करने से वो सेमी सर्कुलर वेव जो है वो लार्ज डिस्टेंस पे पाई गई, कि वो लार्ज डिस्टेंस पे पाई गई।
diffraction of waves while passing through a slit with larger than the wavelength of the water wave। कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ वेव है वो जो हम लार्जर स्लिट से स्टडी करेंगे तो लार्जर वेवलेंथ विल बी अकर, कि लार्जर वेवलेंथ हमें मिलेंगी क्योंकि वो जो स्लिट है वो लार्जर है, तो जो डिफ्रैक्शन होगी वो भी लार्जर ही अकर करेगी। ओनली अ स्मॉल diffraction occurs near the corners of obstacle, कि नियर द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टैकल वो अकर करेगी, कि जो ही वो कॉर्नर की तरफ ऑब्स्टैकल अकर करेगी तो स्मॉल डिफरेंस के डिफ्रैक्शन के थ्रू अकर करेगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। According to definition, the bending or spreading of waves around the sharp edges or corners of obstacles और slits is called diffraction। कि diffraction क्या है? The bending or spreading of waves around the bending or spreading of waves around the sharp edges or corners of obstacles, कि जो ही obstacles के शॉर्प एंडीज जो एजेस मौजूद हैं जब हम उनको स्टडी करेंगे तो जो स्लिट्स क्या है वो डिफ्रैक्शन है प्रोड्यूस करेंगी। कि आया क्या है यहाँ डिफ्रैक्शन है प्रोड्यूस हुआ। कि रिपल टैंक में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टडी किया जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं। नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, कि जो ही वेव्स रिफ्लेक्ट होना शुरू हुई, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कि रिपल टैंक में ये चार प्रॉपर्टीज़ यानी चारों एंगल्स हमने स्टडी किया है। कि रिपल टैंक में जब भी हमने जनरेट की स्ट्रेट लाइंस, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव एंड डिफ्रैक्शन ऑफ वेव स्टडी की है। कि इन सब में क्या है सारी जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट भी होती हैं, उनका एंगल भी चेंज होता है, उनका मीडियम भी चेंज होता है, और वेव्स जो जनरेट की है वो स्ट्रेट वेव्स सर्कुलर वेव्स में भी जनरेट होती हैं। कि ये चारों फिनोमिनास अक्कर करती हैं सेम। नेक्स्ट जो है ये था हमारा डिटेल्ड स्टडी ऑन रिपल टैंक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल है एक एग्जाम्पल 10.3। एग्जाम्पल 10.3 Example 10.3, a student performs an experiment with waves in water
The student measures the wavelength of a wave to be 10 centimeter by using a stopwatch and observing the oscillations of a floating ball. The student measures a frequency. Of 2 hertz. If student starts a wave in one part of water, how long will it take the wave to reach the opposite? How long will it take to reach the opposite side of a tank 2 meter away? कि एक बच्चे ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है विद द वाटर ऑफ वेव. उसने मेजर की है एक वेवलेंथ और वेव जो कि 10 सेंटीमीटर है, कि वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर है. यूजिंग ए स्टॉप वॉच उसने ऑब्जर्व की है ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग बॉल, कि उसने बॉल को एक फ्लोट करवाया है. जो ही उसने एक बॉल को फ्लोट करवाया है तो जो उसने स्टडी की है कि स्टूडेंट मेजर करता है एक फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज़. जब वो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्ज़ मेजर करता है तो स्टूडेंट स्टार्ट करता है कि वेव इन वन पार्ट ऑफ द वाटर. जब वो वेव वन पार्ट ऑफ द वाटर स्टार्ट करेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको 2 मीटर के टैंक के पास पहुंचने के लिए, कि 2 मीटर का टैंक जो है उस तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा. solutions. First, frequency and wavelength and distance given, कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और डिस्टेंस हमें गिवन है. सेकंड, कैलकुलेट द टाइम the wave takes to move a distance of 2 मीटर. कि हमने कैलकुलेट करना है वो टाइम जो यूज़ हुआ है मूव करने के लिए 2 मीटर तक. नेक्स्ट नंबर 3, रिलेशनशिप between frequency, wavelength and speed is v is equal to f lambda. कि अगर हमने वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में और स्पीड में लिंक स्टडी करना है, रिलेशन स्टडी करना है, तो फिर हम वी एफ लैम्डा स्टडी करेंगे. वी एफ लैम्डा relation between time, speed and distance is v d over time. कि अगर हमने रिलेशन टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में फाइंड करना है तो v will be d over t. नेक्स्ट, rearranging the formula, कि फार्मूला को जब हम रीअरेंज करेंगे t will be d over v.
Number 4, speed of wave is the frequency. Speed of the wave is frequency times the wavelength. Frequency times the wavelength. V is equal to f lambda v. F is equal to 2 hertz and v lambda is equal to 2 meter. Then v will be equal to 0.2 मीटर पर सेकेंड. कि हमने जो वेलोसिटी फाइंड करनी थी, जो रिलेशन फाइंड करना था स्पीड फाइंड करने की वेव की, वो ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी उसकी 2 हर्ट्ज़ होगी तो 2 हर्ट्ज़ में उसको ये स्टडी करेंगे कि जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, जो वेवलेंथ उसकी है वो 0.1 मीटर है. कि जब फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है और वो 0.1 मीटर है तो जो स्पीड होगी वो 0.2 मीटर पर सेकंड होगी. नेक्स्ट इज यूज दिस टू कैलकुलेट टाइम. कि टाइम को कैलकुलेट करने के लिए टी 2 मीटर ओवर 0.2 मीटर पर सेकंड. कि टी विल बी डी ओवर वी. कि अगर हम डी ओवर वी का फार्मूला यहाँ यूज़ करें तो फिर होगा डी क्या है, डिस्टेंस 2 मीटर. कि डिस्टेंस 2 मीटर है, वेलोसिटी हमने 0.2 मीटर पर सेकंड निकाली है, सर टी विल बी 10 सेकंड. मीटर मीटर से कैंसिल हो गया और 2 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू 10 सेकंड. सेकंड ऊपर जाके इन्वर्स में से ख़त्म हो गए, बिल्कुल सेम वैल्यू. कि टाइम विल बी 10 सेकंड. कि 10 सेकंड में वो डिस्टेंस से 2 मीटर का क्रॉस करेगा कि स्पीड के साथ. इन 10 सेकंड्स टाइम द वेव विद a speed of 0.2 meter per second will cover the distance of 2 मीटर. कि 10 सेकंड में वो स्पीड 0.2 मीटर पर सेकंड में कवर करेगा 2 मीटर. ये थी एग्जांपल नंबर 10.3 और ये है हमारा चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन. नेक्स्ट अब हम इनकी समरी स्टडी करते हैं. समरी में क्या है, पूरा चैप्टर जो हमने स्टडी किया है उसका दोबारा एक ओवरव्यू स्टडी करते हैं. इस चैप्टर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी किया. सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने समरी सिंपल हार्मोनिक मोशन. कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने टू एंड फ्रो मोशन स्टडी किया. कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टू एंड फ्रो oscillating motion in which acceleration of the body is directly proportional to the displacement of the body from mean position and always directed to mean position. कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने टू एंड फ्रो मोशन स्टडी किया. किसकी बिना पे, उसकी मीन पोजीशन की बिना पे. लेकिन वो हमेशा डायरेक्टेड किस तरफ होती है, मीन पोजीशन पे ही. कि यानी उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन पे ही है. कि अगर हम उसको थोड़ा हिला भी लें या उसको थोड़ा स्विंग करने के बाद वो दोबारा अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगी. नेक्स्ट, मोशन ऑफ mass attached to a spring. कि मोशन ऑफ mass attached to a spring हमने स्टडी किया. वो भी क्या उसने इंडिकेट किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन. नेक्स्ट, सिंपल पेंडुलम. कि सिंपल पेंडुलम में भी क्या है कि वो टू एंड फ्रो मोशन शो करता है, लेकिन जो टू एंड फ्रो मोशन शो करता है वो भी मीन पोजीशन की वर्ड्स भी डायरेक्टेड है. नेक्स्ट, बॉल एंड बाउल सिस्टम. कि बॉल और बाउल सिस्टम में भी टू एंड फ्रो मोशन एंड दीज आर 3 एग्जांपल्स ऑफ
सिंपल हार्मोनिक मोशन कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीनों एग्जांपल्स हैं। तीनों एग्जांपल्स में हमने क्या स्टडी किया कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो टू एंड फ्रो मोशन स्टडी करवाता था अकॉर्डिंग टू इससे मेन पोजीशन है, वही इन तीनों सिस्टम्स में भी स्टडी किया। नेक्स्ट हमने स्टडी किया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड कि 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होती हैं। जितनी नंबर ऑफ साइकिल्स 1 सेकेंड में कंप्लीट होंगी वो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वाइब्रेटिंग की। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम कि ये रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड के 1 इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/t के नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड कि 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होंगी वो उस वेव की वेवलेंथ होगी। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन कि एम्पलीट्यूड क्या है कि एक वेवलेंथ में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है मेन पोजीशन से, कि मेन पोजीशन से जितना आगे की तरफ मोशन हमने स्टडी किया है, जितना आगे की तरफ हम मोशन स्टडी करेंगे वो उस वेव का एम्पलीट्यूड होगा। नेक्स्ट हमने कहा था कि वेव एक ऐसा फिनोमेना है जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी करता है, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। जो ही वेव एक प्लेस से दूसरी प्लेस में एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि एनर्जी तो फॉर्म नहीं की जा सकती, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी फॉर्म्ड। वेव एज एनर्जी कैरियर कि वेव को एज हम एनर्जी कैरियर स्टडी किया कि वेव क्या कहती है, एनर्जी कैरी करती है फ्रॉम 1 प्लेस टू अनदर कि ये एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी कैरी करती है। नेक्स्ट मैकेनिकल वेव स्टडी के मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव्स which require a medium for propagation कि मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जो रिक्वायर करती हैं एक मीडियम उनकी प्रोपगेशन के लिए, यानी उनकी जनरेशन के लिए, उनके फिनोमेना के लिए उनको एक वेव को एक प्रोपगेशन में एक मीडियम चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर वो वेव्स ऐसे प्रोड्यूस हो रही हैं तो उनको एक प्रोपगेशन चाहिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन कि वो रिक्वायर नहीं करते कोई भी मीडियम। जब वो रिक्वायर ही नहीं करते कोई मीडियम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी कि वो किसी भी एंगल में वो वेव्स ट्रांसफ़र कर सकती हैं। नेक्स्ट ट्रांसफ़र वेव्स, नेक्स्ट इज ट्रांसफर वेव्स कि ट्रांसफर वेव्स आर द मैकेनिकल वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स कि ट्रांसफर वेव्स ऐसी मैकेनिकल वेव्स हैं जिनमें पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। जब पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, प्रोपगेशन ऑफ वेव्स की। waves which particles
which particles of medium vibrate about their मेन पोजिशंस के ट्रांसफ़र वेव्स ऐसी वेव्स हैं इनमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करती हैं अराउंड देयर मेन पोजीशन। जब वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। longitudinal waves. Longitudinal waves are the mechanical waves in which the particles of medium vibrate about their main position along the direction of propagation of waves. Particles of medium vibrate about their main position along the direction of propagation of waves। कि पार्टिकल्स मीडियम जो है वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पे अलोंग दी प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, कि वो प्रोपगेशन वेव्स के अलोंग वाइब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल to the product of frequency is equal to the product of frequency and wavelength अकॉर्डिंग टू फॉर्म एफ लैम्डा। कि स्पीड ऑफ वेव किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे वो डिपेंड करती है। जब वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी तो फिर हम स्पीड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमने स्टडी किया रिपल टैंक। रिपल टैंक डिवाइस used to produce wave. A ripple tank is a device used to produce water waves and demonstrate different properties। कि रिपल टैंक में हमने different properties study की, different properties of waves just like reflection, refraction एंड डिफ्रैक्शन। कि रिपल टैंक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमने क्या किया? वेव्स प्रोड्यूस की। जब हमने वेव्स प्रोड्यूस की तो वेव्स की प्रोडक्शन के साथ साथ हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज़ स्टडी की। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में व्हेन अ वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, कि जब एक सरफेस से दूसरे सरफेस में वो गिरेगी, जब वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस में गिरेगी तो इट बाउंस बैक इनटू फर्स्ट मीडियम कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या है? हमने रिफ्लेक्शन को कैसे स्टडी किया? वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स द सरफेस ऑफ सेकंड मीडियम, enters the surface of second medium, it may bounce back into first medium। कि जो ही एक वेव सेकंड मीडियम एंटर करेगी, जब वो सेकंड मीडियम को एंटर करेगी वो बाउंस बैक होगी वापस उसी मीडियम में, जस्ट लाइक
दिस, तो फिर ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। When waves from one medium enter the second medium at some angle, their direction may change. This phenomena is called diffraction of waves. The speed and wavelength of wave change in different medium, but frequency does not change. Wave from one medium, enter the second medium at some angle, their direction of travel may change, कि उनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जो है वो चेंज करेगी। जो ही डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज करेगी वो सम एंगल जो है उनका चेंज होगा। जो ही एंगल चेंज होगा, जस्ट लाइक दिस, कि जब एंगल चेंज होगा हम कहेंगे यहाँ रिफ्रैक्शन कॉज हुई है। नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, the bending of waves around obstacles or sharp edges. Bending of waves around obstacles or sharp edges. कि बेंडिंग ऑफ वेव्स हम स्टडी करेंगे कि अगर वेव्स जो हैं यहाँ ऑब्स्टेकल्स मौजूद हैं तो वो ऑब्स्टेकल से यहाँ उनकी बेंडिंग होगी, कि वो बेंडिंग होगी उनकी शार्प एज से। ये है डिफ्रैक्शन। ये थी समरी ऑफ द होल चैप्टर, कि पूरे चैप्टर में हमने कौन सी डेफिनेशंस स्टडी की हैं। समरी को स्टडी करके आप सारी डेफिनेशंस यहाँ समरी में इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर में मौजूद होती हैं, कि ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमने इस चैप्टर में स्टडी किए। ये था आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिज़िक्स क्लास 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें हमने मोशन को भी स्टडी किया डिटेल के साथ एंड वेव्स भी स्टडी की है। वेव्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।